उत्तर प्रदेश में करणी सेना का हिंसक प्रदर्शन और उसका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा। कहीं अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी जा रही, कहीं कुछ और किया जा रहा। इसी बीच बनारस में एक शख्स के ऊपर हमला भी हो गया। लेकिन ये तमाम चीजें होने के बावजूद अगर आप पूरे टाइमलाइन को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस देश में चाहे आम जनता सड़कों पे उतर जाए, चाहे आम जनता सोशल मीडिया पे पोस्ट कर ले, लेकिन लड़ाने वाले जो लोग हैं इस कदर लड़ाते हैं कि अगर आप समझदार नहीं हैं और आप खुद इस हिंसा से बच के नहीं निकलते तो आपका घर नहीं बचेगा। ये तमाम चीज़ें आपको हवा में नहीं बता रहा हूँ, पहले आपको पूरी टाइमलाइन एक एक करके समझाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो आपको लंबा और बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब आप वीडियो के लास्ट तक पहुँच जाएंगे तब शायद ये वीडियो आपको बड़ी उपयोगी लगेगी। प्रयास यही है। दरअसल इस पूरी कहानी की असल शुरुआत रामजी लाल सुमन के उस आपत्तिजनक बयान को लेकर होती है जिसमें उन्होंने राणा सांगा जी को गद्दार करार दे दिया। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। वायरल होने के बाद करणी सेना ने कहा कि इनको माफी मांगनी चाहिए और कई ऐसे लोग हैं जिनका कहना था कि इनको माफी मांगनी चाहिए क्योंकि इन्होंने गलत बयानबाजी की है। इसके बाद चाहे अखिलेश यादव हो चाहे रामजी लाल सुमन हो, दोनों अपने बयान पे अड़ गए और इन्होंने कहा कि हमने जो कहा है वो तथ्यों के आधार पे कहा है। अब यहाँ पे भी आपको कुछ दोहरे चरित्र के चेहरे बताता हूँ। इन्होंने कहा कि जो चीजें मैंने बताई ये चीजें बाबरनामा में लिखी हैं। अब ये बाबरनामे का हवाला देते हुए इन्होंने बात तो बोल दी, लेकिन इसी के 4-6 दिन पहले जब बाबरनामे का हवाला देके अलग अलग मंदिर और मस्जिदों का विवाद चल रहा था तब यही कह रहे थे कि बाबरनामा में क्या लिखा है, हमसे क्या लेना देना। यही लोग थे। खैर ये पॉलिटिकल मामला है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद फिर करणी सेना पहले कहती है कि हम प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 26 मार्च को लालजी लाल सुमन के घर पे पहुंच जाती है और यहां पे फिर न केवल प्रदर्शन होता है बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस का वो लाचार चेहरा भी देखने को मिला कि बुलडोजर से करणी सेना उत्तर प्रदेश पुलिस की बैरिकेडिंग को ढकेलती हुई आगे जा रही है। रामजी लाल सुमन के घर पे पहुंच जा रही। इसी बीच करणी सेना का कहना है कि पत्थरबाजी उधर से हुई, उधर वालों का कहना है कि इधर से हमला हुआ। अंत में कई लोगों का सर फटा, कई लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, पुलिस पे उंगलियां उठी। फिर बयान देने वाले जो लोग थे उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया। सबसे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि चूंकि रामजी लाल सुमन एक दलित है इस वजह से इनके ऊपर हमला हो गया। अब मुझे समझ नहीं आता कि दलित की परिभाषा क्या है। एक आदमी सांसद भी बन जाए, मुख्यमंत्री भी बन जाए, राष्ट्रपति भी बन जाए, प्रधानमंत्री भी बन जाए, इसके बाद भी वो दलित ही रहता है, इसके बाद भी पिछड़ा ही रहता है। तो फिर कैसे निकलेगा इस पिछड़ेपन से, इसका जवाब कौन देगा? अगर एक आदमी सांसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो दलित ही है, वो पिछड़ा ही है, उसका शोषण ही हो रहा है, तो फिर उसका शोषण बंद कब होगा और कैसे बंद होगा? खैर इसके बाद करणी सेना ने कहा था कि 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती के दिन हम आगरा आएंगे और आगरा में आने के बाद हम जवाब देंगे और कहेंगे कि इनको माफी मांगनी चाहिए। इधर करणी सेना का ये बयान निकल के सामने आया। इधर बीच बनारस के एक मिश्रा जी हैं, इनका नाम ही है बनारस वाले मिश्रा जी, इन्होंने करणी सेना पे एक बयान दिया। अब लोग बयान देने के चक्कर में और लाइमलाइट में रहने के चक्कर में क्या बोलते हैं इनको खुद ही नहीं पता। इनको ये पता ही नहीं कि करणी जो शब्द है ये कोई हवा से उठाया गया शब्द नहीं है, ये एक माता है। करणी माता का मंदिर राजस्थान में बड़ा मशहूर है। अब इन्होंने करणी सेना का मजाक उड़ाते उड़ाते करणी शब्द का मजाक उड़ा दिया। करणी शब्द का जब मजाक उड़ा दिया तो फिर कुछ लोग नाराज हो गए और इसी बीच खबर निकल के सामने आई कि इनके ऊपर चाकुओं से हमला हो गया। अब सोचिए, दिन दहाड़े चाकू से हमला हो गया। हमला होने के बाद फौरन इनके जो समर्थक थे हमलावरों को पकड़ लेते हैं, उसके बाद पीट देते हैं। पीटने के बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि देखो प्रखर वक्ता और तमाम चीजें, इनके ऊपर हमला हो गया। चलिए, हमला था, बहुत गलत चीज है। लोकतांत्रिक देश में इस हिसाब से किसी की जान लेने की कोशिश करना अपने आप में अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो जेल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसी बीच ट्विटर की एक पोस्ट मेरे सामने पड़ गई। इस पोस्ट में भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार किसी की भी हो, जो मारा जाएगा वो ब्राह्मण ही होगा। यानी इनके कलेजे में जो दर्द है कि सरकार किसी की भी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी की हो, चाहे अखिलेश यादव जी की हो, मारा हमेशा ब्राह्मण जाता है, ब्राह्मणों के ऊपर हमेशा से ही अत्याचार हो रहा। लेकिन ये तमाम चीजें चलती रही, तभी एक रिपोर्ट निकल के सामने आई कि मिश्रा जी के ऊपर जो हमला कर रहा था वो भी एक ब्राह्मण था।
वो भी एक ब्राह्मण था। अब ये बात जो लोग नहीं जानते और ऐसे ट्वीट को जब देखेंगे कि हमला करने वाला ब्राह्मण था नहीं था, जिनको जानकारी नहीं है, और इनको पता चलेगा कि हमारा बस ब्राह्मण जाएगा, उसके दिमाग में क्या आएगा? यार बात तो ठीक है, ब्राह्मणों पे बड़ा अत्याचार हो गया। खैर, अब इस मामले को थोड़ा सा और आगे जब बढ़ाते हैं तो पता चलता है कि वो व्यक्ति करणी माता के ऊपर किए गए कमेंट से काफी नाराज था, करणी सेना से जुड़ा हुआ था, इस वजह से सबक सिखाने के लिए आया था। एक चीज ये हो गई। इधर फिर आज 12 तारीख यानी कल 12 तारीख को लाखों की तादाद में लोग आगरा पहुंच गए राणा सांगा की जयंती मनाते हुए। राणा सांगा की जयंती मनाते हुए जब लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, इससे पहले भी इस बारे में ऐलान किया गया था। पुलिस का अब गजब का क्या ही कहें। पुलिस ने 1000 डंडे मंगा लिए, सैकड़ों हेलमेट मंगा लिए, 10,000 पीएससी के जवान बुला लिए। इसके बाद मीडिया में जो वीडियो निकल के सामने आई, उसको देखने के बाद समझ नहीं आता कि 1000 डंडे, हेलमेट और पीएससी के जवान गए कहां। हजारों की हजारों हाथों में तलवारें, हजारों की हजारों हाथों में डंडे, लाठियां, ट्रैक्टरों से भर भर के लोग आ रहे हैं। ऐलान कर दिया गया कि रामजी लाल सुमन के घर पे हम कूच करेंगे, तमाम चीजें। इसके बाद पुलिस का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इधर फिर खबर निकल के सामने आई कि वहां के जो डीएसपी साहब हैं वो जाने की कोशिश करते हैं पंडाल के अंदर जहां ये प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन ताजुब की बात देखिए कि पुलिस वाले जब जैसे ही अंदर जाते हैं, फौरन जो करणी सेना के लोग वहां पे मौजूद थे उग्र हो जाते हैं। आलम यह था कि पुलिस वालों को वहां से पीछे हटना पड़ा। आमतौर पे आपने सुना होगा ना कि पुलिस वाले जब आते हैं तो बाकी संगठन पीछे हट जाता है। पहली बार इस देश के इतिहास में हुआ कि पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ा। तब तक मीडिया के कैमरे पहुंच गए, यूपी तक का कैमरा पहुंचा, उन्होंने बयान लेना शुरू कर दिया। इसी बीच एक 27-28 साल का लड़का कैमरे के सामने सीधा सीधा कहता है कि हम अखिलेश यादव को गोली मार देंगे, बाप दादाओं का अपमान हम नहीं सहेंगे। पिता को गाली देगा क्या मैं देखता रहूंगा? मैं गोली ही मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। बोले आके ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी, लेकिन मार दूंगा गोली। अगर पुरुषों से अटकेंगे, पुरुषों से अपमान करेंगे कोई भी। अब ये वीडियो जब निकल के सामने आया तब सियासत गर्म हो गई। अखिलेश यादव के ऊपर ये कमेंट हुआ। अब अगला बयान आप सुनिए। ये तो एक सड़क छाप आदमी था, या फिर इसको कोई जानता भी नहीं। 2 दिन बाद आप इसको भूल जाएंगे। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव इटावा में गए थे। जाने के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आप जरा देख लीजिए। गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, आज आप लोगों को देख करके उनकी गर्मी निकल गई होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग गर्मी उतारने की बात करते हैं, आपकी भीड़ देख के उनकी गर्मी उतर जाएगी। ताज्जुब की बात है, भीड़ से भीड़ को लड़ाने की बात क्यों? आपके ऊपर आपत्तिजनक कमेंट हुआ था, हम सब निंदा करते, आप जाइए FIR कर दीजिए। लेकिन भीड़ को उकसाते हुए ये क्यों बोलना कि आपकी भीड़ देखते हुए उनकी गर्मी उतर जाएगी? अच्छा, इसके बाद रामजी लाल सुमन से जब पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा था तथ्यों के आधार पे कहा था। हालांकि वो वीडियो जहां मैंने बोला था वहां से सभासद महोदय ने या फिर अध्यक्ष महोदय ने डिलीट करवा दिया, रिकॉर्ड पे नहीं रखा। आमतौर पे अक्सर ऐसा होता है कि संसद में किसी ने विवादित बयान दिया तो उसको रिकॉर्ड पे नहीं रखा जाता। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के सामने आता है। ये बात अखिलेश यादव ने भी बोली और ये बात रामजी लाल सुमन ने भी बोली। अब सवाल ये निकल के सामने आता है कि अगर ये बयान विवादित था तो इस पे रामजी लाल सुमन माफी क्यों नहीं मांग लेते? और अगर विवादित नहीं था तो फिर इस वीडियो को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? सदन के रिकॉर्ड से इसको हटाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी अगर वीडियो विवादित नहीं था तो? और अगर था तो फिर रामजी लाल सुमन माफी क्यों नहीं मांग लेते? क्या राणा सांगा कोई विदेश के थे? इसी देश के एक महापुरुष थे, एक वीर योद्धा थे। इस देश के लिए उन्होंने न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, इस देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और अंत में उनके जाने के बाद उनको गाली देने का काम किया जा रहा है। अब इस पूरी लड़ाई को आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिए। जो एक वीडियो डिलीट किया गया यही सवाल खड़ा करता है कि अगर विवादित बयान नहीं था तो फिर डिलीट क्यों करवाया गया? और अगर विवादित बयान था तो सत्ता से और विपक्ष से दोनों से मेरा यह सवाल है, और यह सवाल आम नागरिक होने के नाते आपके भी जहन में आना चाहिए कि ये जो लाखों लोग वहां पे मौजूद हैं,
और साथ ही वहां पे लाखों लोग जो पहले से रह रहे हैं। अगर इनके बीच ऐसा जहर घोला गया, पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ा और न चाहते हुए भी, भगवान न करे कभी कोई ऐसी हिंसा भड़क गई, कोई झड़प हो गई, तो 1 लाख वर्सेस 1 लाख के बीच जब ऐसी हाथापाई होगी, पत्थरबाजी होगी या फिर कुछ और होगा, हाथों में तलवार थी, लाठियां थी, जो मासूम लोग मारे जाते उनकी जान की जिम्मेदारी कौन लेता? अगर शासन सत्ता को, योगी बाबा को यह बात पता थी कितना उग्र प्रदर्शन हो सकता है, इतनी तादाद में लोग आ सकते हैं, तो फिर इस तादाद को रोकने के लिए कौन से कानून और कौन सी व्यवस्था की गई? हाथों में तलवार लेके कौन सा प्रदर्शन होता है? और दूसरी बड़ी बात यह है कि विपक्ष के जो लोग हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे रामजी लाल सुमन हो, हर वक्त दलित कार्ड खेल के काम चलेगा। आप किसी महापुरुष को गाली देंगे, आपकी बात आपत्तिजनक थी, इसी वजह से आपकी बात को रिकॉर्ड से हटाया गया। बाबरनामे के अलावा इसके बारे में मैंने हजारों बार गूगल पे सर्च किया, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़े, कहीं इस बात का कोई सबूत नहीं है। हाँ, इस बात का सबूत है कि बाबर के खिलाफ राणा सांगा लगभग 10 से 12 बार लड़ाई लड़ रहे थे। इतनी बार लड़ाई लड़ने के बावजूद उस महापुरुष को आपने गद्दार कह दिया। आप सांसद हैं, आपकी भाषा बड़ी मर्यादित होनी चाहिए, आपको इस देश में शांति और सौहार्द स्थापित करना चाहिए। आप बोलने के बाद भी बेहयों की तरह अपने बयान पे टिके हैं और हर बार जब आपके खिलाफ कोई आवाज उठाएगी, बस आप एक लाइन बोल देंगे कि अरे भाई मैं दलित हूं, अरे भाई मैं दलित हूं। भाई ये कौन सा दलित है जो सांसद बनने के बाद भी दलित है? ये कौन सा पिछड़ा है जो मुख्यमंत्री होने के बावजूद, 2-2, 3-3 पीढ़ियों से मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी पिछड़ा है? और ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है योगी बाबा की सरकार की, कि जब पता था कि ऐसा सब हो सकता है, गलीमत रही कि तमाम लोग शांति से आए, जो कुछ करना था बस हवाबाजी में किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर ये लोग पहुंचा देते, क्योंकि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ का कोई इरादा नहीं होता, एक आगे बढ़ता है, दूसरा हो करता है, तीसरा टूट पड़ता है, तो ऐसे हाल में फिर क्या होता? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा। आप चाहे इस पार्टी के हो, चाहे उस पार्टी के हो, सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। आपकी जान, आपकी माल की हिफाजत सबसे पहले आपको करनी होगी। खैर, आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा और ऐसे अपडेट के लिए चाहे तो फॉलो कर सकते हैं।